Good morning students, welcome back to the e-learning platform of the GS College of Finance वर्धा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूर्ति का नियम। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पूर्ति क्या है उस एस्पेक्ट को देखा, उसी प्रकार से पूर्ति को निर्धारित करने वाले जो घटक हैं वो कौन से हैं उस एस्पेक्ट को हमने देखा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं पूर्ति का नियम। देखिए, जिस तरीके से मांग का नियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, उसी प्रकार से पूर्ति का नियम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही जो है प्राइस डिटर्मिनेशन में और इक्विलिब्रियम लेवल को डिसाइड करने में दो हेल्प करती हैं। एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। ठीक है, तो मांग और पूर्ति के आधार पर ही इक्विलिब्रियम लेवल रीच होता है। ठीक है, प्राइस इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो वो पॉसिबल होता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। चलिए देख लेते हैं पूर्ति का नियम क्या है, पूर्ति के नियम की परिभाषा किस प्रकार से की गई है। ओके, जैसे उससे पहले लेकिन हम ये देख ले कि पूर्ति का नियम क्या कहता है। जिस तरह से मांग का नियम कहता है कि भाई मूल्यों में वृद्धि होने से मांग में क्या होगी, कमी आएगी, और मूल्यों में कमी होने से मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। उसी के जस्ट अपोजिट है आपका पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम जो है वो इस दृष्टिकोण से है, किसके दृष्टिकोण से है, विक्रेता के दृष्टिकोण से है। और विक्रेता हमेशा ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लाभ हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना कब पॉसिबल है, जब वो अपनी वस्तु को ज़्यादा कीमतों पर बेचेगा। ज़्यादा कीमतों पर बेचेगा मतलब यही है कि वो ज़्यादा कीमतों पर अपनी वस्तु की ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में बेचेगा। ठीक है, और सप्लाई करेगा। तो जब ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा मूल्यों पर बेची जा रही है, ठीक है, और कम क्वांटिटी कम मूल्यों पर बेची जा रही है, इसी चीज़ को हम कहते हैं पूर्ति का नियम। चलिए देख लेते हैं पूर्ति का नियम का जो किस प्रकार से दिया गया है। अन्य बातों के समान रहने पर, जो दूसरी बातें हैं उनके समान रहने पर, क्योंकि भाई हम जो है इकोनॉमिक्स का लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का लॉ पढ़ रहे हैं, और अर्थशास्त्र के मैक्सिमम लॉज जो है, हमें जो लॉज होते हैं उन लॉज की क्या होती हैं, कुछ न कुछ मान्यताएं होती हैं, और साथ ही साथ उन लॉज के क्या है, अपवाद है। ठीक है, तो हम ये मानकर हम बोल रहे हैं क्या है, अन्य बातों के समान रहने पर। ठीक है, वो अन्य बातें क्या है, ये आपकी मान्यताएं। ठीक है, अन्य बातों के समान रहने पर जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे बिक्री हेतु उपलब्ध मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे कीमतों में क्या होंगी, वृद्धि होंगी, जितने ज़्यादा अधिक मूल्य रहेंगे उसी के साथ साथ आपका जो बिक्री के लिए जो क्वांटिटी है वो भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। और उसके अपोजिट जैसे जैसे कीमत में क्या होंगी, कमी होगी, उसी प्रकार कमी होती जाती है, वैसे वैसे बिक्री हेतु उपलब्ध मात्रा कम होती जाती है। तो यही है कि भाई यदि मूल्यों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो पूर्ति क्या होगी, अधिक। मूल्यों में कमी होने से पूर्ति की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यदि हम बात करते हैं पूर्ति और मूल्यों में, तो पूर्ति और मूल्य में जो है एक सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। और इसी डायरेक्ट रिलेशनशिप के कारण आप यदि जो वक्र देखते हैं वो वक्र कैसा होता है, ऊपर की ओर जाता है। जबकि हमने मांग वक्र देखा था, मांग का नियम जो है और मांग का वक्र जो है वो क्या करता है, मांग और मूल्यों में क्या बताता है, विपरीत रिलेशनशिप को दर्शाता है, विपरीत संबंध को दर्शाता है। इसलिए जो आपका मांग का वक्र है वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप के कारण ही हम जो वक्र देखते हैं वो वक्र ऊपर की ओर जाता है। चलिए इसी चीज़ को, जो मांग का नियम है, मांग के नियम को पूर्ति का जो नियम है, उस पूर्ति के नियम को हम इस टेबल, सारणी और आपके डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे एग्जाम्पल लिया है कपड़े की कीमत प्रति मीटर। ओके, कपड़ा है उसकी कीमत है प्रति मीटर में दर्शाई गई है, और ये रुपयों में दर्शाई गई है। 100 रुपये है, 200, 300, 400, 500 रुपये। जब 100 रुपये, और ये जो है कपड़े की पूर्ति दी गई है 1000 मीटर में। ठीक है, यदि जब मूल्य कितने हैं, 100 रुपये है, उस वक्त उसकी पूर्ति कितनी हो रही है, 22,000 मीटर। ओके, जैसे ही मूल्य 100 से 200 हुए, मूल्य में क्या उसकी क्वांटिटी जो है उसमें भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 22 से 38,000 मीटर। देन 300, 51,000 मीटर। 400 रुपये प्रति मीटर, आप देखिए 62,000 मीटर, और 500 रुपये प्रति मीटर 75,000 मीटर। ठीक है,
तो ये है क्या, किस चीज़ को दर्शा रहा है, ये एक सीधे संबंध को दर्शा रहा है। और सीधा संबंध क्या है, जैसे जैसे मूल्यों में क्या हो रही है, वृद्धि होते जा रही है, मूल्यों में वृद्धि के कारण हमारी जो पूर्ति है वो पूर्ति भी क्या हो रही है, अधिक हो रही है। पूर्ति की जो आप क्वांटिटी है वो क्वांटिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। चलिए इसी चीज़ को हम जो है किसके माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। हमें एक्स एक्सिस पर जो है कपड़े की पूर्ति को दर्शाया है और वाई एक्सिस पर कपड़े की कीमत को दर्शाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब 100 रुपये है उसमें 22,000 मीटर क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार से 200 पर 38,000 मीटर। ठीक है, अगर इसको हम पॉइंट्स ये जो है इसे पॉइंट्स के रूप में देख लें, ए बी। ओके, तीसरा 300 रुपये मीटर पर 51,000 मीटर है। ठीक है, उसी प्रकार से 400 रुपये पर 62,000 मीटर है। और 500 रुपये प्रति मीटर पर आप जो है 75,000 मीटर सप्लाई हो रही है। ठीक है, और इन्हीं पॉइंट्स को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वक्र मिल रहा है। ठीक है, और ये वक्र एस एस कौन सा वक्र है, सप्लाई वक्र है, पूर्ति का वक्र है। एस एस वक्र जो है किस चीज का वक्र है, पूर्ति का वक्र है, जो कि ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्ति का वक्र। ठीक है, और एसेस जो है पूर्ति का वक्र है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है। और किस बात को दर्शा रहा है, ये जो है सीधे संबंध को दर्शा रहा है पूर्ति की मात्रा और साथ ही साथ कीमत मूल्यों में। ठीक है, वस्तु के मूल्यों में, वस्तु के मूल्य पर बढ़ने पर आपकी जो मात्रा है कि वस्तु की मात्रा जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। क्योंकि ग्राहक जो है वो कम के दृष्टिकोण से देखेगा, बचाने के दृष्टिकोण से देखेगा, और जो विक्रेता है वो लाभ के दृष्टिकोण से देखेगा। और वो यही देखेगा कि भाई 100 रुपये की बजाय मूल्य 200 रुपये है तो हम जो है उसकी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाएं। 300 रुपये पर उसको होने वाला जो लाभ है वो भी क्या हो जाएगा, उसका अधिक होगा। तो जितना लाभ की एक्सपेक्टेशंस है उसी के हिसाब से वो उसको क्या करेगा, बिक्री करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इस नियम की क्या मान्यताएं हैं, देखिए कल हमने जो है पूर्ति को निर्धारित करने वाले घटक देखे थे। ठीक है, वही घटक इससे पहले भी के वीडियो लेक्चर में मैं बोल चुकी हूँ कि जो आपका मांग का नियम हमने देखा था और मांग को निर्धारित करने वाले घटक थे, वही बेसिकली वही घटक जो है उसी को हम जो है मान्यताएं कहते हैं। और उसमें क्या है, हम सिर्फ ये लेते हैं इसमें परिवर्तन ना होने पर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की आय में परिवर्तन ना हो। ठीक है, क्रेता की आय में परिवर्तन ना हो और विक्रेताओं की आय में परिवर्तन ना हो। उसी प्रकार से उत्पादन साधनों की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्पादन साधन की कीमतों में परिवर्तन होगा तो उसका इफेक्ट जो है सप्लाई पर पड़ेगा। ओके, उसी प्रकार से उत्पादकों या विक्रेताओं के तकनीकी ज्ञान में भी वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जो तकनीक है वो समान रहनी चाहिए, क्योंकि तकनीक बदल गई। ठीक है, तकनीक बदल गई, नई मशीनरी आपने अपनाई, नई मशीनरी अपनाए पर सप्लाई भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। क्योंकि हो सकता है नई मशीनरी नई तकनीक अपनाने से आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये मान कर चलते हैं कि जो तकनीक है वो तकनीक में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से क्रेता और विक्रेताओं की रुचि, पसंद व आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट है वस्तु की कीमतें समान रहनी चाहिए, क्योंकि वस्तु की कीमतों में यदि परिवर्तन होगा तो आपका जो है उसी अकॉर्डिंग लॉ लागू होगा। ठीक है, तो हम ये मान कर चलते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो है आपकी क्रेताओं और विक्रेताओं की आय में परिवर्तन ना हो। ठीक है, आय में परिवर्तन होगा तो आपका जो है पूर्ति का जो नियम है उसमें भी उसी हिसाब से इफेक्ट देखेगा। उत्पादन साधनों की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पादकों या विक्रेताओं के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। क्रेताओं और विक्रेताओं की रुचि, पसंद व आदतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और वस्तु की कीमत समान रहनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गए आपकी मान्यताएं। अब जब हम देख लेते हैं कि ये जो पूर्ति का नियम है जो क्या कह रहा है, पूर्ति का नियम क्या कह रहा है कि वस्तु के मूल्य अधिक होने पर सप्लाई क्या होगी, अधिक होगी, पूर्ति क्या होगी, अधिक होगी, और वस्तु के मूल्य कम होने पर पूर्ति क्या होगी, कम होगी।
तो इसके कुछ अपवाद हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों पर ये लॉ सिद्ध नहीं होता और लागू नहीं होता। सबसे पहले है भविष्य में कीमतों में परिवर्तन। भविष्य में कीमतों में परिवर्तन, यदि आपको ये आभास हो कि आज जो कीमतें हैं भविष्य में ये कीमत और कम हो जाएंगी, जो XYZ वस्तु यदि हम जो बेच रहे हैं, मैं एक विक्रेता हूँ और मुझे अगर ये आभास होता है कि जो मैं वस्तु बेच रही हूँ उसकी भविष्य में और कीमत क्या होने वाली है, कम होने वाली है, तो कम कीमत पर भी मैं उसकी ज़्यादा मात्रा आज ही ज़्यादा उसकी पूर्ति करूँगी और ज़्यादा उसको बेचने की कोशिश करूँगी, ताकि मैं उसके जो हानि है, व्यवसाय में होने वाली हानि है, उससे मैं क्या हो सकूँ, बच सकूँ, ठीक है। तो भाई भविष्य में यदि कीमतों में परिवर्तन का आभास हो, ठीक है, तो उस वक्त भी ये लॉ लागू नहीं होता। क्योंकि यदि देखिए आप यही देख लेते हैं कि भाई मुझे अगर ये ज्ञान हो कि भाई अभी मैं 200 रुपये पर वो वस्तु को बेच रही हूँ, ओके, और 200 रुपये में मैं उस वस्तु की कितनी क्वांटिटी बेच रही हूँ, 38,000 मीटर। लेकिन मुझे अगर ये कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस वस्तु के दाम क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं, 200 से क्या होने वाले हैं, 100, ठीक है। तो मैं आज जो 200 रुपये है, 200 रुपये मीटर के हिसाब से वस्तु को बेच रही हूँ, तो उसकी मैं ज़्यादा क्वांटिटी अभी इसी सिचुएशन में ही बेच दूँगी, ताकि जो 100 रुपये का फ़र्क पड़ने वाला है, ओके, उससे मैं बच सकूँ, ओके। तो ये जो है भविष्य में कीमतों में परिवर्तन के कारण भी जो है परिवर्तन होने पर भी लाभ सिद्ध नहीं होता। दूसरा ये है कृषि पदार्थ। कृषि पदार्थ देखिए, कृषि के जो पदार्थ होते हैं, कृषि के जो उत्पन्न है, उसको बढ़ाना एक हद तक ही क्या है, संभव है। आप जब हम कृषि उत्पाद की बात करते हैं तो एक हद तक ही वो बढ़ सकते हैं। यदि हम भारत में बात कर ले, ठीक है, और भारत में हमने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन देखा। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो है हमने बहुत सारी चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ते हुए भी देखा, लेकिन एक हद तक कर ही उसके उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगी, ओके। तो मूल्यों में वृद्धि होने के बाद भी, ठीक है, ये जो कृषि पदार्थ है उसकी जो सप्लाई है वो एक हद तक ही पॉसिबल होती है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूल्य बढ़ रहे हैं तो उसकी सप्लाई बहुत ही अधिक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो उपज है उसकी एक सीमा होती है और उपज के अनुसार ही वो चीज़ बाज़ार में आएंगी। आपका जो डिफरेंट प्रकार की जो समस्याएं कृषि क्षेत्र में होती है, ठीक है, पानी का ज़्यादा होना या आपका अकाल आना, उन सब परिस्थिति के बाद भी जो है हम देखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कृषि में होती हैं, ओके। तो कृषि पदार्थ पर भी ये लॉ सिद्ध नहीं होता, ये लॉ लागू नहीं होता, क्योंकि जो कृषि के उपज है उसकी एक सीमा है, एक सीमा तक ही उसमें उपज में बढ़ोतरी हो सकती है, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती। मूल्य में वृद्धि भी हो तब भी हम उसकी सप्लाई को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। हाँ, लेकिन इसमें ये बात नहीं है कि जी भाई प्राइस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इम्पोर्ट करके हम उसकी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट वाला फैक्टर अलग चीज़ है। अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है, बाजार में उसके अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो अगर एक इम्पोर्टर जो है उस चीज़ को बाजार में उस चीज़ को क्या कर इम्पोर्ट कर दूसरे देशों से उसे इम्पोर्ट कर आयात कर उसकी सप्लाई को बढ़ा सकता है, ठीक है। ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट के दृष्टिकोण से बोले, ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि इसका भी एक लिमिट है। उसी प्रकार से नीलामी द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं, नीलामी द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं, इनकी क्वांटिटी भी क्या होती है, सीमित होती है। इनकी क्वांटिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता। जो नीलामी वाली जो वस्तुएं होती हैं उनकी संख्या को बढ़ा नहीं सकते, ओके। तो वहाँ पर भी ये लॉ सिद्ध नहीं होता। उसी प्रकार से पुराने स्टॉक की सफाई, बहुत समय आपने देखा होगा क्लियरेंस सेल रहता है, ठीक है, क्लियरेंस सेल रहता है, मॉनसून क्लियरेंस सेल, बहुत ही कम दामों पर वो चीज़ बाजार में बेची जाती है, उसकी ज़्यादा क्वांटिटी बेची जाती है, क्योंकि उस वक्त जो विक्रेता होता है उस विक्रेता को जो अपना स्टॉक है उस स्टॉक को क्या करना होता है, निकालना होता है, तो वो कम दाम पर भी उसकी ज़्यादा क्वांटिटी बाजार में बेचता है, ठीक है। तो यदि पुराने स्टॉक को क्लियर करना है, पुराने स्टॉक की सफाई करनी है, पुराने स्टॉक को बेचना है, ज़्यादा क्वांटिटी में बेचना है,
तब भी वहाँ पर ये लॉ सिद्ध नहीं होता, पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। उसी प्रकार से दुर्लभ वस्तुएं, बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो कि दुर्लभ होती हैं, जिसमें पेंटिंग्स आ जाती हैं, जो कारीगर हैं उनके द्वारा बनाई हुई मूर्ति आ जाती है, ठीक है, पेंटिंग्स है, मूर्ति है। अब ये चीज़ बहुत ही ऊंचे दामों पर भी मिलती है, लेकिन यदि हम बात करें कि बहुत ऊंचे दामों में मिलती है तो इसकी सप्लाई को एकदम से बढ़ा दिया जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो दुर्लभ वस्तुएं जो होती हैं, उन दुर्लभ वस्तुओं में भी ये लॉ सिद्ध नहीं होता। उसी प्रकार से स्थानापन्न वस्तुएं क्या होता है, हम देखते हैं बहुत सारे आपके जो उत्पाद है उस उत्पाद की बाजार में काफ़ी हद तक स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध हैं, उसके बहुत ज़्यादा विक्रेता बाजार में हैं जो वैसी ही वस्तु का क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कंपटीशन बाजार में क्या होता है, बढ़ता है, और उस बढ़ते हुए कंपटीशन को फेस करने के दृष्टिकोण से जो विक्रेता होता है वो उस वक्त इस पूर्ति के नियम का वेट नहीं करता, ठीक है। उसको बाजार में अपनी परिस्थिति को क्या करना होता है, बनाए रखना होता है, लाभ भी कमाना है और बाजार में कॉम्पिटिटर्स जो है उनके साथ कॉम्पीट भी करना है। तो उस परिस्थिति में वो उस वक्त कम दाम पर भी ज़्यादा वस्तुओं की सप्लाई करता है, उनकी पूर्ति बढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो है ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये लॉ लागू नहीं होता, ये लॉ सिद्ध नहीं होता। उसी प्रकार से श्रम की सप्लाई भी है, श्रम की पूर्ति भी है, श्रमिकों की जो वेजेस हैं वो बढ़ा दी जाए, ठीक है, एक सीमा तक कर ही उनकी जो सप्लाई है वो क्या होंगी, बढ़ेंगी। लेकिन आप एक सीमा के बाद यदि वेजेस में वृद्धि करते हैं तो वेजेस में वृद्धि के बाद भी जो श्रमिक है उनकी जो सप्लाई है, जो लेबर की सप्लाई है वो बढ़ती नहीं है, ठीक है, वो घटना शुरू होती है। क्योंकि बढ़ती नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई एक श्रमिक की जो फिजिकल कैपेसिटी है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक कर ही क्या कर सकता है, काम कर सकता है, उसके बाद थक जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये लॉ जो है श्रम की जो सप्लाई है, श्रम की जो पूर्ति है, उस पर भी ये लॉ सिद्ध नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, आपका पूर्ति का नियम है, जिसमें हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है पूर्ति का नियम, ठीक है, पूर्ति की सारणी, ठीक है, उस नियम की सारणी के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया गया है, साथ के साथ डायग्राम के माध्यम से उसे दर्शाया गया है पूर्ति के नियम की क्या मान्यताएं हैं और साथ ही साथ उसके क्या अपवाद हैं, ठीक है। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो पूर्ति है, पूर्ति में जो बदलाव है, ठीक है, पूर्ति में जो बदलाव है उसके एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। थैंक यू।